एमिनो अम्ल का ना वर्गीकरण देखा था हमने लास्ट में ना, आवश्यक और अनावश्यक। थोड़ा बहुत ना एमिनो अम्ल को देख लो कि होता क्या है। जैसे डी रूप होता है, एल रूप होता है, प्रकाशिक सक्रिय होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो जो एमिनो अम्ल होता है वो एक्चुअल में क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस दूसरी चीज क्या है? जल में विलय होता है। ठीक है, जल में क्या होता है? विलय। जल में विलय। ठीक है, गलनांक उच्च होता है, उच्च गलनांक, उच्च गलनांक। ठीक, उच्च गलनांक के बाद क्या होता है कि बाकी सारे जो एक ऐसा एमिनो अम्ल होता है जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब ना तो वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा, ना ही वाम ध्रुवण घूर्णक। वो वहां पे भी जो है कारण रहता है उसके पीछे। बाकी सारे एमिनो अम्ल क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। सिर्फ एकमात्र ऐसा एमिनो अम्ल है अल्फा एमिनो अम्ल, जो कि ग्लाइसिन है। ठीक है, ग्लाइसिन जो है प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता है। तो प्रकाशिक ग्लाइसिन के अलावा सारे के सारे जो है प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, ग्लाइसिन के अलावा शेष सभी अल्फा एमिनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब क्या है? तो डी होगा या फिर एल होगा। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब क्या है? या तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, या फिर वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, ये होता है। तो अब ना यहां पर देखना कि ग्लाइसिन क्यों नहीं होता है, क्योंकि सवाल बनेगा तो इसी से बन सकता है एक नंबर में कि उस अल्फा एमिनो अम्ल का नाम बताइए जो क्या नहीं होता है प्रकाशिक सक्रिय। तो एकमात्र कौन सा है? ग्लाइसिन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाशिक सक्रियता यानी कि ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है उसके लिए यहाँ पर जरूरी होता है कि कायरल कार्बन का होना जरूरी है। ठीक है, जिसको कायरलता बोलते हैं। तो प्रकाशिक सक्रिय के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो कौन सी है? कायरलता। कि हमारे पास एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसकी चारों संयोजकताएं क्या हो? अलग अलग। अब अगर ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर पे नजर मारते हैं, एक्चुअल में अगर देखोगे तो ये होता है जो एमिनो अम्ल NH2 C, यहाँ पे R होता है, मतलब हमने क्या माना था? Y। ठीक, और ये क्या होता है यहाँ पर? C≡OH। तो अब खुद बताओ ग्लाइसिन कब बनेगा? जब मैं Y की जगह पे क्या रखूंगा? H रखूंगा। Y बराबर अगर मैं क्या रख दूंगा? H, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ग्लाइसिन बन जाएगा। ठीक है, अब ग्लाइसिन बनेगा तो Y की जगह पे H आ गया। तो H आने का मतलब अब कार्बन कायरल कार्बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की जो दो वैलेंस है वहां पर कौन बैठ गया? H बैठ गया। ठीक है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर? ये क्या नहीं होगा? प्रकाशिक सक्रिय। ये H आ गया, H और C≡OH। तो यहां पर क्या है? कायरल कार्बन ना होने के कारण ये क्या हो जाएगा? प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा, क्योंकि इसके कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? दो, एक जैसी वैलेंसी। तो इसीलिए बोला जाता है कि यहां पर क्या है? मतलब प्रकाशिक सक्रियता के लिए क्या होना जरूरी है? कायरलिटी का होना जरूरी है। ठीक है, कायरलता। तो लिख भी लेना चाहिए कि प्रकाशिक
सक्रियता के लिए कीरैलिटी बोलते हैं, कायरलता बोलते हैं, कायरलता का होना आवश्यक है। जबकि यहां पर क्या है कि जो हमारा ग्लाइसिन है उसके पास क्या नहीं है, कायरलिटी नहीं है, कायरलता नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता है। ठीक, बाकी सारे जो एमिनो अम्ल होते हैं यहाँ वाई की जगह पे क्या होगा, एच के अलावा होता है कुछ। 3 वैलेंसी तो ये अलग अलग हो गई, वाई की जगह CH3 आ सकता है, CH2 COOH आ सकता है, CH2 NH2 आ सकता है। तो मतलब बाकी जितने भी अल्फा एमिनो अम्ल है वहां पर क्या हो रहा है, इस कार्बन की जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है वो क्या हो रही है, अलग अलग। एकमात्र ग्लाइसिन है जहां पर संयोजकता क्या आ रही है, 2 वैलेंसी सेम आ रही है, कौन सा, H जो है। तो इसलिए जो है ग्लाइसिन क्या नहीं होगा, प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा, ना वो मतलब लीवो रोटेटरी होगा, ना ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो अब यहां पर जैसे नेचर में जो है जो एमिनो अम्ल होता है तो वो डी अभिविन्यास, कैपिटल डी वाला और कैपिटल एल अभिविन्यास में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोला, कैपिटल डी और कैपिटल एल में। तो लिख भी सकते हो एमिनो अम्ल प्रकृति में डी और एल रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, डी और एल रूप में। अगर हमें एल प्रकार का अभिविन्यास प्राप्त करना है तो जो यहां पर ये बना रखा है मैंने, यही बनाना है। मतलब NH2 कहां होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, COOH कहां होना चाहिए, राइट हैंड साइड। तो एल अभिविन्यास प्राप्त करने के लिए क्या है, ये एल अभिविन्यास प्राप्त करने के लिए NH2 समूह बाईं ओर, कौन सी ओर लिखना है, बाईं ओर। ठीक है, तो एल टाइप कन्फर्मेशन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, NH2 समूह को कहां लिखते हैं, बाईं ओर। एक्चुअल में जो प्रकृति में एल रूप वाला है वही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो ये एल वाला है। इसको नोट करो। तो ये तो था एमिनो अम्ल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है एमिनो अम्ल से रिलेटेड रहता है, और शायद मेरे जहां तक याद है मैंने जब एमीन वाला पढ़ाया था, ठीक है, तो एमीन की जब हम ना एरोमेटिक वाली अभिक्रियाएं देख रहे थे, जो भी हैलोजनीकरण, ठीक है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण में ना वहां पर मैंने एक चीज लिखाई होगी, ज्यूट्रा आयन बना होगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर आती है, और ये ज्यूट्रा आयन एक नंबर में पूछ लेता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है उभयविष्ट आयन। ठीक है, ज्यूट्रा आयन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा जो एमिनो अम्ल है उसके पास क्या है, एक तो क्षारीय समूह NH2 है, ठीक, दूसरा क्या है, इसके पास कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, जो कि क्या है, अम्लीय है। तो अम्ल की प्रकृति क्या होती है, प्रोटॉन का त्याग करना। ठीक है, तो यहां पर जो ये अम्लीय समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये अपना H+ यानी कि प्रोटॉन को त्याग करता है, और उस प्रोटॉन को जो अम्ल ने त्यागा है यहाँ पे, उसको ग्रहण करने का काम कौन करता है, जो क्षारीय समूह
NH2 है। तो यहां पर क्या हो जाता है, इसने जो है प्रोटॉन का त्याग किया है, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस। ये क्या करता है यहाँ पर, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जो H प्लस यहाँ से आएगा, यहाँ से ना प्रोटॉन निकल रहा है मतलब H प्लस के रूप में, तो C पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। यहाँ से H प्लस किसके पास आएगा, फिर इस नाइट्रोजन के पास, वो क्या बना लेगा उससे, बॉन्ड, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो यहां पर क्या होता है कि मतलब द्विध्रुव टाइप में बन जाता है, प्लस और माइनस। तो इस प्रकार का जो आयन निर्मित होता है उसको बोला जाता है ज्विटर आयन। एक्चुअल में होता क्या है कि जो एक ही जैसे यौगिक है यहाँ पे एमिनो अम्ल, इसके पास क्या होता है, जो अम्लीय समूह होता है वो प्रोटॉन का त्याग करके उसी प्रोटॉन को कौन ग्रहण करता है, क्षारीय समूह, जिसके कारण वहां पर किसी चीज का निर्माण हो जाता है, द्विध्रुव का। ठीक है, और द्विध्रुव का निर्माण होने के कारण उसको क्या बोला जाता है, ज्विटर आयन या उभयविष्ट आयन बोला जाता है। उसमें वही कहानी थी, जब पीछे नजर मार सकते हो किसमें, जो एमीन की क्या थी, एरोमेटिक वाली सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो इसके बाद क्या बोला, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन उभयविष्ट उभयविष्ट है, उभयविष्ट आयन। तो ज्विटर आयन में क्या होता है, जो NH2 समूह होता है, क्षारीय समूह होता है, COOH समूह द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, तो एमिनो अम्ल में क्या होता है, एमिनो क्षारीय समूह होता है, एमिनो अम्ल में एक एमिनो क्षारीय समूह तथा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्लीय समूह, अम्लीय समूह होता है। ठीक है, दोनों होते हैं, और ये क्या करता है, द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, द्विध्रुव लवण की भांति व्यवहार करता है। और एमिनो अम्ल में अम्लीय समूह COOH द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन को क्षारीय समूह अम्लीय समूह COOH द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन को क्षारीय समूह NH2 द्वारा ग्रहण करने के कारण द्विध्रुव लवण का निर्माण होता है, द्विध्रुव लवण का निर्माण होता है। ठीक है, द्विध्रुव आयन बनता है, मतलब जिसे उभयविष्ट या फिर ज्विटर
आयन कहते हैं द्विध्रुव आयन या लवण लिखते हैं इसको, ये है। तो ये है जैसे ठीक है। ये रहता है एमिनो अम्ल, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जो अम्ल, ये कौन सा समूह है, अम्लीय समूह। कौन सा समूह है, अम्लीय। और ये कौन सा समूह है, क्षारीय, एमिनो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो अम्लीय समूह होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन का त्याग करेगा। मतलब यहां से क्या होगा, ये प्रोटॉन निकलेगा, ऑक्सीजन अधिक वैध ऋणात्मक है, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और किस रूप में निकलेगा, ये H+ के रूप में, ठीक है। किस रूप में निकलेगा, H+। इस H+ को जो है इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन देगा। मतलब ये एक्सेप्ट करेगा इसको, यहां से ये इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहां पर होगा क्या, इस N से क्या जुड़ जाएगा, एक H और जुड़ जाएगा, ठीक। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अपने पास ही है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, इसको दे दिया। क्या बन गया यहां पर, बॉन्ड H H, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस CH Y COO O, और क्या आ गया, -4। तो ये किस चीज का निर्माण हो गया, ज्विटर आयन का निर्माण। ये है ज्विटर आयन, कि यहां पर क्या हो गया, द्विध्रुव आयन बन चुका है एक ही उसमें। ये इसको क्या बोलेंगे, ज्विटर ज्विटर आयन, ठीक है। क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। तो इसी तरीके से लिखना होता है इसमें, कि जो एमिनो अम्ल का जब हम जलीय विलयन, ठीक है, एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह अम्लीय होता है, और जो एमिनो समूह होता है वो क्या होता है, क्षारीय। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह क्या करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। उस प्रोटॉन को कौन ग्रहण करता है, एमिनो समूह जो क्षारीय होता है, जिसके कारण क्या बन जाता है यहाँ पर, द्विध्रुव आयन का निर्माण, ठीक है, जिसे ज्विटर या फिर उभयविष्ट, उभयनिष्ठ नहीं उभयविष्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, उभयविष्ट आयन कहते हैं। तो इसके बाद जो है प्रोटीन की संरचना है, ठीक है। क्या है, प्रोटीन की संरचना। तो इसके बाद देखो प्रोटीन की संरचना है, ठीक है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की संरचना भी देखी थी, है ना, सैकेराइड की, वो तब चाहे हमारा जो है मोनो हो, ओलिगो, ओलिगो में हमने डाई देखा था, ठीक है। और तीसरा क्या देखा था, पॉली की देखी थी। ऐसी जो है प्रोटीन की संरचनाएं देखनी यहाँ पे। तो पहले ना प्रोटीन की संरचना जानने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रोटीन बनता किससे है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता रखा है पहले कहीं। प्रोटीन क्या होता है, एक पॉलीमर है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है प्रोटीन, ठीक है। ये मान के चल लो कि जो प्रोटीन का अणु भार है ना, वो 10,000 AMU के ऊपर होता है। क्योंकि खुद बताओ प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर क्या बोल रहे हैं हम, कि 10 से ऊपर, ठीक है। अभी पता चल जाएगा कितनी यूनिट होती है। तो जब हम ना प्रोटीन जैसे जो है प्रोटीन का जो निर्माण होता है, उसकी जो एक लाख इकाई है, बहुत सारे एमिनो अम्ल को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। मतलब कुछ ऐसा समझो जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन, तो ट्रेन में क्या होता है, बहुत सारे डिब्बे होते हैं। तो उन बहुत सारे डिब्बों को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। एक डिब्बा
उस डिब्बे से दूसरा डिब्बा, दूसरे डिब्बे से तीसरा डिब्बा, तो बहुत सारे डिब्बे जोड़ कर क्या बना रहे हैं? ट्रेन। ट्रेन क्या हो गया? बहुलक हो गया। उसका एक जो डब्बा है वो क्या हो गया? एक लक हो गया। ऐसे ही यहां पर है, प्रोटीन क्या हो गया? वो ट्रेन का काम कर रहा है, बहुलक है, वो पॉलीमर है। कि बहुत सारे जब हम एमिनो अम्लों को क्या करेंगे, वहां पर किसी बॉन्ड द्वारा जोड़ेंगे तो उसे जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और यहाँ पर जो प्रोटीन, जो एमिनो अम्लों के बीच में जो है, बहुत सारे एमिनो अम्लों को जब बीच में जोड़ दिया जाता है तो वहां पर जो बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड से जो है यहाँ पर एमिनो अम्ल को जोड़ने से जो चीज प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन किससे बने होते हैं? अल्फा एमिनो अम्लों से। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों से बने होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन क्या होता है? अल्फा एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, जिसमें क्या होता है? जिसमें बहुत सारे एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं। तो अब जैसे पेप्टाइड बनता है वो किस तरीके से बनेगा? ठीक है, वो बनता है जैसे एक एमिनो अम्ल के NH2 और दूसरे एमिनो अम्ल के COOH के बीच में। अब मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम ना बहुत सारे एमिनो अम्ल को आपस में जोड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड का जो निर्माण होता है वो जब हम वहां से वो जल का अणु निकालते हैं। जैसे मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये COOH, ये CH, इधर से क्या बोला? Y, NH और H, एक एमिनो अम्ल ये आ गया। ठीक है, Y की जगह पे जो कुछ मतलब, ठीक है, Y की जगह पे अगर जो है H रखोगे ग्लाइसिन हो गया, है ना, वो चेंज वाला अलग चीज है। दूसरा क्या करना है यहाँ पर? अब खुद बताओ, इसके सामने एक बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी करूंगा इसी के जैसे। तो जब मैं यहां पर रखूंगा HO C डबल बॉन्ड O CH Y NH और H, तो मैंने क्या बोला कि यहां पर क्या होगा कि जल का निकलेगा, यहां से जल का अणु निकलेगा, यहां से OH निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा? H। जब यहां पर जो है इन दोनों के बीच में फिर क्या बचेगा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। तो जो ये बॉन्ड बनेगा इसको क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। ये यहां से ये H और यहां से क्या निकलेगा? OH। ठीक है, क्या निकलेगा? OH माइनस क्या हो जाएगा? H2O। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर ले भी रहे हो, यहां पर Y की जगह क्या रख दो? H रख दो, क्या बन गया वो? ग्लाइसिन। जैसे Y की जगह पे क्या रख रहा हूं अगर? H, तो ये क्या है? ग्लाइसिन।
सीन। और अगर मैं यहाँ पर Y की जगह पे क्या रखता हूँ CH3 तो एलेनिन बनता है वो। क्या रखता हूँ CH3 तो क्या होगा एलेनिन। ठीक है, तो अब यहां देखना क्या बनेगा, माइनस क्या हो जाएगा H2O, HO C डबल बॉन्ड O C H H N, ये आया। अब NH से जो है क्या जुड़ रहा है, एक्चुअल में मतलब नाइट्रोजन से बनाएगा कौन बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो NH C डबल बॉन्ड O C H CH3 और NH। NH तो जो ना यहाँ पर बॉन्ड NH और CO के बीच में बना है इसको क्या बोला जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाएगा। इसको लिखना है अगर ऐसे लिख सकते हो सीधे C डबल OH CH H NH CO CH CH3 NH2। ये तो यहां पर ना जो ये लिंकेज बन रखी है इसको क्या बोलते हैं पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध का निर्माण कैसे हो रहा है, जब एक एमिनो अम्ल के C डबल OH समूह और दूसरे एमिनो अम्ल के क्या NH2 समूह के बीच में क्या हो रहा है, जल का निष्कासन हो रहा है, जल के अणु का निष्कासन। ये है, एक एमिनो अम्ल का हमने NH2 से H निकाला, दूसरे एमिनो अम्ल के C डबल OH से OH निकाला, तो जल के अणु के निष्कासन के परिणाम स्वरूप जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब ये तो यहां पर जो है दो एमिनो अम्ल के बीच में बना, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड, क्योंकि हमने कितने एमिनो अम्ल लिए, दो। अगर मैं तीसरा और लेता ट्राइपेप्टाइड, अगर चौथा लेता टेट्रापेप्टाइड, अगर 5 लेता पेंटापेप्टाइड, अगर 6 लेता हेक्सा, अगर 10 से ज्यादा लूंगा तो क्या हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। और हमारा जो प्रोटीन है वो क्या है, पॉलीमर है। मतलब यहां पर क्या है कि 10 से ज्यादा तो मैं नहीं, बहुत सारे लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो पेप्टाइड बंध लिख लेना कि एक एमिनो अम्ल के NH2 और दूसरे एमिनो अम्ल के C डबल OH से H2O के निष्कासन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, पेप्टाइड बंध। ये परिभाषा भी आती है 1 नंबर में, पेप्टाइड बंध कैसे बनते हैं या किसे कहते हैं। तो पेप्टाइड बंध किस में होता है, जब बहुत सारे एमिनो अम्ल क्या है प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो वहां से क्या करते हैं हम, एक एमिनो अम्ल से क्या करते हैं, एक एमिनो अम्ल का जो NH2 होता है और दूसरे एमिनो अम्ल का C डबल OH। ये जरूरी नहीं कि पहले का ही जो है NH2 लेना है, हो सकता है यहाँ पर C डबल OH भी रख सकते हो, यहाँ क्या रख सकते हो फिर NH2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे इसका नाम है तो इसका नाम ना दोनों को मिला के हो जाएगा, इन दोनों को गलाइसिलेनिन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, गलाइसिलेनिन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, गलाइसिलेनिन, गलाइसिलेनिन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, गलाइसिलेनिन। लेकिन कौन सा, ये डाइपेप्टाइड है। क्या है, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड में क्या होगा, 2 एमिनो एसिड। ट्राइपेप्टाइड में क्या होगा, 3 एमिनो एसिड। टेट्रापेप्टाइड में क्या होगा, 4 एमिनो एसिड के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पेंटा में क्या होगा,
5 एमिनो एसिड, 6 में क्या हो जाएगा हेक्सा, और पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाएगा बहुत सारे, मतलब ठीक है 10 से अधिक। तो अब यहां पर देखो कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन उसे बोला जाता है जिसमें जो है 100 से अधिक एमिनो अम्ल के अणु उपस्थित होते हैं। मैं बोल रहा था ना कि प्रोटीन का जो अणु भार होता है ना 10,000 AMU से भी ऊपर। तो खुद बताओ कि ऐसे ही जो है, अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर H है यहाँ भी H होगा, अलग अलग प्रकार के कैसे भी हो सकता है वो। जो प्रोटीन है वहां पर क्या होगा कि 100 से अधिक एमिनो अम्ल जो है पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होंगे। अब खुद काउंट करने जाओ, पहले इसी का काउंट करोगे ना, इन दोनों का ही अणु भार अगर काउंट करने जाओ जरा, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ये तो 2 है, ऐसे ही जो है 50 और चेन बनेगी, मतलब 50 दूनी क्या हो जाएगा 100, मतलब 100 से अधिक एमिनो अम्ल। हमने यहाँ पर क्या जोड़ रखे हैं 2 जोड़ रखे हैं, ऐसे कितने पेयर और बनाने पड़ेंगे 50, तब जाके प्रोटीन का निर्माण होगा, जो कि यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं। तो अब वहां पर खुद बताओ, इन 2 एमिनो अम्ल को जब हमने पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ा, तो यहां पर इसी का अणुभार जो बहुत ज्यादा रहो, कम से कम 100-150 से ऊपर आएगा, 100 से ऊपर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन इतने सारे हैं। तो यहां पर 2 का जब इतना आ रहा, तो 100 से अधिक एमिनो अम्ल बोल रहा है कि जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है 100 से अधिक एमिनो अम्ल अणु होते हैं उसके पास, ठीक है। तो प्रोटीन का अणुभार क्या है 10,000 यूनिफाइड से भी अधिक होता है, उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन होता है। लेकिन एकमात्र ऐसा हमारे पास इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन भी क्या है प्रोटीन ही है, जिसमें क्या होते हैं 51 एमिनो अम्ल होते हैं। अब बात भी सही है, पॉलीमर है तो पॉली बोल रहे तो पॉली का मतलब 10 से ज्यादा था, तो उसके पास कितना है 51 है, ठीक है, 51 एमिनो अम्ल जो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो नोट कर लेना, कर लिए ये नोट। अगर जो है क्या बोला 2 एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होंगे डाइपेप्टाइड बोलेंगे, अगर 3 जुड़े होंगे ट्राई, 4 जुड़े होंगे टेट्रा, 5 जुड़े होंगे पेंटा, अगर 6 जुड़े होंगे हेक्सा। अगर जो है पॉलीपेप्टाइड, तो मतलब एक्चुअल में जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड में आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं वहां पे। प्रोटीन में सौ से अधिक एमिनो अम्ल के अणु होते हैं, ठीक है, 100 से अधिक एमिनो अम्ल के अणु होते हैं, ठीक है। अणुभार क्या बोला, आणविक भार जो 10,000 यूनिफाइड होता है, उच्च अणुभार। तो जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं उच्च अणुभार वाले यौगिक, उच्च अणुभार 10,000 यू, ठीक है। अपवाद क्या है, इंसुलिन है। इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन में इंसुलिन में 51 एमिनो अम्ल होते हैं, क्या होते हैं 51 एमिनो अम्ल वाला प्रोटीन है। 2021 में सवाल आ भी रखा है कि 2 प्रोटीन के नाम लिखिए, ठीक है, ठीक है। तो अब खुद बताओ कि प्रोटीन किसे बोलेंगे, प्रोटीन एक क्या बोलेंगे हम कि उच्च प्रोटीन, एक तो जैव अणु हो गया, सीधे सिंपल है। तो प्रोटीन वे उच्च अणुभार वाले जैव अणु होते हैं जिसमें क्या होता है पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होती है,
ठीक है, मतलब पॉलीपेप्टाइड जो एमिनो अम्ल के क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब बहुत सारे 100 से अधिक तो क्या हो गया, पॉली बोल रहे हैं। तो लिख में लेना कि प्रोटीन उच्च अणुभार वाले वे जैव अणु होते हैं, जो बहुत सारे एमिनो अम्लों के पॉलीपेप्टाइड लिंकेज द्वारा जुड़ने से बनते हैं। तो ये है। अब यहां पर देखो प्रोटीन के प्रकार है। प्रोटीन के जो है 2 प्रकार होते हैं, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर। ठीक है, क्या बोला, फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन ना कुछ इस तरीके से समझो, जैसे बाल होते हैं ना, बाल, तो एक सुलझे हुए बाल होते हैं, तो वो सुलझे हुए बालों के जैसी जो संरचना होती है वो फाइब्रस प्रोटीन की होती है। और एक होते हैं जैसे बाल होते हैं, तो मतलब ऐसा हो जैसे ना करली हेयर जो होते हैं, ठीक है, मतलब बिना सुलझे हुए बाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोबुलर, मतलब कुंडलियां बनी रहती है बहुत सारी, जैसे तुमने परिनाली का फिजिक्स में पढ़ी हुई। तो उसी तरीके के वहां पर क्या है, पता नहीं बहुत सारे बैंड पड़े रहते हैं बीच बीच में, पता ही नहीं चलता कहां से सुलझाना है। तो वो क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। प्रोटीन के क्या बोले, 2 प्रकार के टाइप हैं, एक क्या है फाइब्रस है और दूसरा क्या है ग्लोबुलर है। प्रोटीन के प्रकार, एक क्या बोला फाइब्रस, प्रोटीन, और दूसरा क्या बोला ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो फाइब्रस प्रोटीन है वो क्या बोला, सुलझे हुए बालों के जैसे होता है, ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन है समझो जैसे बालों का गुच्छा होता है, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, जब बहुत सारे एमिनो अम्ल जो है लंबी और पतली श्रृंखला में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल लो, डाइसल्फाइड लिंकेज भी होती है यहाँ पे, ठीक है, सल्फर के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनता है। तो क्या बोला, बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, इस तरीके से होता है ये। इस तरीके से, ठीक है, और जो ये ग्लोबुलर होता है ये इस तरीके से होता है कुछ। अब सुलझा लो इसको जरा, ठीक है, ये मतलब इस तरीके से गोल गुच्छा टाइप में होता है। तो क्या होता है, जो फाइब्रस प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे एमिनो अम्ल हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। बहुत से एमिनो अम्ल
लंबी व पतली श्रृंखला में हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड लिंकेज द्वारा जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन और डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब यहां पर देखो, ये ना लंबी और पतली श्रृंखला वाले हैं, मतलब सरफेस एरिया क्या है इनका, ज्यादा है, तो विलेयता क्या होगी पानी में, कम होगी कि ज्यादा होगी? अरे सरफेस एरिया ज्यादा आएगा, ज्यादा जो है वहां पर क्या बनेगा, बॉन्ड बनेंगे, अंतराणिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। कहने वाला यहां पर ना ये जो लंबी और पतली, मतलब लंबाई ज्यादा है, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है इसका ज्यादा, यहां पर ये पानी में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। ठीक है, पानी में क्या होते हैं, अविलेय, पानी में अविलेय। ठीक है, अब जैसे ये पाए कहां जाते हैं, बालों में हो गया, जैसे हड्डियों में हो गया। ठीक है, बालों में और हड्डियों में। हड्डियों में जैसे जो है केराटिन हो गया, केराटिन किस में होता है, बाल, सिल्क, ऊन, जो भी है। ठीक है, केराटिन। और दूसरा जैसे मायोसिन हो गया, मायोसिन जो है हड्डियों में। ठीक है, मसल्स में मायोसिन। दूसरा क्या होता है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसमें क्या होता है, जो लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो कुंडली में परिवर्तित हो जाती है। एक्चुअल में ये भी क्या है, लंबी उसमें रहेगा, लेकिन ये किस में आ गया, कुंडली में। ठीक है, जो लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, कुंडली में। ठीक है, लंबी लिख भी लेना इसमें, लंबी मतलब निर्माण कैसे होता है, लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कुंडली आकार में आने से। निर्मित। ठीक है, मतलब गोलाकार में जो यहां पर क्या है, 3D आकार में अरेंज कर देगी अपने आप को। तो ये क्या होगा, पानी में विलय होता है। ठीक है, पानी में क्या होता है, विलय, पानी में विलय। ठीक है, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है एंजाइम निर्माण में सहायक होता है। किसमें, एंजाइम निर्माण, एंजाइम निर्माण में। जैसे इंसुलिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, एल्बुमिन हो गया आदि। इंसुलिन, हीमोग्लोबिन आदि।
तो ये तो टाइप थे। इसके बाद ना जो संरचनाओं की बात हो रही थी, जैसे इसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या जो डाई सल्फाइड लिंकेज है वो दिखा दूँ किस तरीके से बनती है, इस वाले पोर्शन में मिटा देता हूँ। है कौन सा? हाँ हाँ, जो अब यहां पर देखो, जैसे प्रोटीन बोल रहे थे कि क्या होता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाई सल्फाइड लिंकेज। तो ग्लाइसिन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस तरीके से ये क्या है? ग्लाइसिन है, ये एलेनिन है, एलेनिन ग्लाइसिन, वेलिन वेलिन सेरिन, एलेनिन ग्लाइसिन सेरिन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये, लेकिन बीच में क्या आएगा? डाई सल्फाइड लिंकेज भी आपका है, जो यहां पर लिख रहा है। डाई सल्फाइड का मतलब दो सल्फर के बीच में लिंकेज हो, इस तरीके से एस 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 एस। यहां पर क्या है, एक तो बहुत सारे एमिनो अम्ल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और दूसरा क्या है? डाई सल्फाइड लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं, ये होता है डाई सल्फाइड लिंकेज। ठीक है, डाई सल्फाइड लिंकेज द्वारा। तो ये है मतलब किसका? जो प्रोटीन की बात कर रहे थे। अब एक्चुअल में जैसे फाइब्रस में होता है, तो फाइब्रस में लंबी इस श्रृंखला के टाइप में, जो तुम्हारा ग्लोबुलर होगा उसमें क्या होगा? कुंडली के उसमें होगा। ये मैंने इस तरीके से तुम्हें दिखा दिया है। इसके बाद है एक्चुअल में जो प्रोटीन की संरचनाएं हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक प्रोटीन, जो कि तुमने जो है 11th में भी जैव अणु वाले चैप्टर में बायो में पढ़ रखा है, लिख लेना यहाँ पर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये क्या है? डाई सल्फाइड लिंकेज। डाई सल्फाइड लिंकेज